बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। पिछले कुछ दिनों से जनरल मुशर्रफ की सेहत के बारे में मुख्तलिफ़ ख़बरें आती रहीं। भारतीय टेलीविज़न चैनल से सबसे पहले ये ख़बर आप झूठी ख़बर कह लीजिए कि झूठी ख़बर वहाँ से चलाई गई कि जनरल मुशर्रफ का इंतकाल हो गया है। उसी वक्त सोशल मीडिया के ऊपर एक कोहराम मच गया, हर तरफ से मैसेजेस आने शुरू हुए। बहरहाल जब उनकी फैमिली को पता चला तो उन्होंने एक ट्वीट के ज़रिए क्लैरिफिकेशन दी कि जनरल मुशर्रफ 3 हफ़्तों के लिए हॉस्पिटल में एडमिटेड थे। ये ख़बर कि उनको वेंटिलेटर पर डाला गया वो भी गलत है, और ये कि उनका इंतकाल हुआ तो बिल्कुल ही गलत चीज़ है। वो पहले से कुछ बेहतर हैं और अपने घर वापस आ गए हैं। फिर एक ट्वीट के ज़रिए ये भी बताया गया कि उनकी बीमारी ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, तकलीफ़ उनकी काफ़ी बढ़ चुकी है और इस बीमारी की वजह से वो बड़े नकाहत का शिकार हैं, बेड पे पड़े हुए हैं, बेड रिडन हैं। जनरल मुशर्रफ को उसके बाद एक मैसेज बड़ी धीमी आवाज़ में रिकॉर्ड किया हुआ वो सामने आया, जिसमें उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया हुआ था कि वो अपना वक्त बागे का वक्त जो है, नेचुरली जो थोड़ी बहुत मुख्तसर ज़िंदगी रह गई है वो पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। लिहाजा इसके बारे में ख्वाजा आसिफ जो कि मिनिस्टर हैं इस गवर्नमेंट के, उन्होंने भी एक बयान दिया कि उनके आने में कोई रुकावट नहीं है अगर वो आना चाहें और आके यहाँ रहें। और आज हमें पता चला कि GHQ ने भी इस मामले में कोशिश की है और गालिबन उनकी फैमिली को मैसेज दिया है कि जनरल मुशर्रफ अगर आना चाहते हैं तो उनको वेलकम किया जाएगा और कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगी। उनको दुबई में वो मौजूद हैं और 2016 से दुबई में रह रहे हैं। सेहत की ख़राबी की वजह से ज़ेर इलाज वहाँ रहे हैं और अब अगर तकलीफ़ बढ़ चुकी है और वो आना चाहते हैं तो डेफिनेटली पाकिस्तान आर्मी उनका इंतज़ाम करेगी, जो बहुत अच्छी बात है। पाकिस्तान आर्मी की यही सबसे बड़ी एक स्ट्रेंथ है कि ये एक फैमिली है और ये कानून पाकिस्तान का कोई भी कानून या आइन हो उसके मामले में तो वो डेफिनेटली मोहतात हैं। वो कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे कि कोई गलतफहमी पैदा हो, आइन तोड़ा जाए या कुछ ऐसा हो। लेकिन कानून के अंदर रहते हुए वो जो भी कुछ कर सकेंगे वो लाजमन करेंगे जनरल मुशर्रफ के लिए। अब फ़ैसला करना उनकी फैमिली ने कि जनरल मुशर्रफ और डॉक्टरों ने फ़ैसला करना है कि क्या वो इस कंडीशन में हैं कि वो सफ़र कर सकें, उनको लाया जा सके। और अगर ये फ़ैसला हो जाता है लाने का तो फिर उस सूरत में उनकी फैमिली को मुकम्मल तौर पे फैसिलिटेट किया जाएगा और वो आके तो यहाँ पे अपना इलाज मालजा जो भी यहाँ पे सहूलतें मैसर हैं वो अवेल कर सकते हैं। बहरसूरत उनकी ख्वाहिश है पाकिस्तान में आना तो वो पाकिस्तान में आ सकेंगे। अब चीज़ ये है कि ये सारी सूरत हाल देख के तो बड़ी तकलीफ़ होती है, दुख होता है कि एक लीडर, एक ऐसा आदमी जिसने पाकिस्तान की सदारत की 8 साल तक सदर रहे, वो आज वो बीमार हैं और दूसरी जगह पड़े हुए हैं। किन हालात में क्यों ऐसे हुआ ये ज़रा देखने की बात है। मैं चंद गुज़ारिशात यहाँ इस मामले में करना चाहूँगा। बात यह है कि जनरल मुशर्रफ को मैं बड़ा पुराना जानता हूँ, मुझसे सीनियर थे, लेकिन हम इकट्ठे बहुत रहे, मुख्तलिफ़ जगहों पे कोलीग्स रहे। हमने कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा इकट्ठे किया। नेशनल डिफेंस कॉलेज में वो इंस्ट्रक्टर थे, पढ़ाते थे। जब मैं एज ए स्टूडेंट वहाँ गया, मैंने उनके नीचे नेशनल डिफेंस कॉलेज में वॉर कोर्स किया, ग्रेजुएशन की वहाँ से। मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टरेट में हम दोनों इकट्ठे रहे, यूनिट में इकट्ठे रहे। बहुत वक्त मैंने उनको करीब से देखा। इंतहाई सादा आदमी और आर्मी में बहुत ही हर दिल अजीज़। उनकी दोस्ती, उनके ताल्लुकात, उनकी बावजूद एक सीनियर कमांडर के, वो लोगों के साथ उनका मिलना मिलाना जो है वो एक बड़ा फ्रैंक किस्म का होता था
और उससे लोग समझते थे कि इनके साथ कोई ऐसी रिजर्वेशन नहीं है। अपने दौर हुकूमत में उन्होंने बड़े अच्छे काम भी किए, गलतियाँ भी की, लेकिन डेफिनेटली ये कोई नहीं कह सकता कि वो सच्चा पाकिस्तानी नहीं था, या उनकी हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है कि ये सोचे। लेकिन डेफिनेटली मिलिट्री रूलर्स, इनके बारे में कुछ वक्त के बाद दुनिया तंग आ जाती है, सो नेचुरली उनके ख़िलाफ़ मुहिम्मात शुरू हो जाती हैं, कुछ वो भी गलतियां करते हैं। और फिर आपने देखा यहाँ भी पहले लॉयर्स मूवमेंट थी, फिर सारे मुल्क के ख़िलाफ़ हो गया, एक ऐसी फ़िज़ा बन गई। और यहाँ पे आपने देखा कि उनकी गैर हाज़िरी में ट्रायल किया गया और वक़ार सेठ साहब जो कि इंतहाई एंटी आर्मी जज थे, उन्होंने उनको सज़ाए मौत सुनाई। ये वो जो वाक़या है, जो केस जिसकी वजह से सुनाई, ये वही है जिसमें कि उन्होंने एमरजेंसी डिक्लेयर की थी जब वो सदर थे, और डिक्लेरेशन ऑफ एमरजेंसी को रंग दिया गया कि ये एक गद्दारी हुई है, आर्टिकल 6 लगा के तो उनको ये सज़ा दी गई। अब बात यह कि जब आप इतनी सीरियस सज़ा देते हैं, जब सज़ाए मौत का ज़िक्र हो या उम्र कैद, तो ये बग़ैर उसका मौक़िफ़ सुने जिसके ऊपर इल्ज़ाम है उसको सज़ा दे देना, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता, ये होता ही नहीं ऐसा। यहाँ पे केसेस हैं, अभी ये करप्शन का केस है, मियाँ साहब का अपील चल रही है यहाँ पे, और मरियम, मियाँ साहब और मरियम के हस्बैंड जो कैप्टन सफदर, इन तीनों के नाम हैं। मियाँ साहब भगौड़े मुल्क से बाहर चले गए, स्कॉन्डर हो गए सब कुछ, लेकिन उनका केस अलहदा कर दिया है। अदालत ने कहा जी कि वो जब आएंगे देखा जाएगा, ये केस अलहदा, और बाकी दो का केस चल रहा है जो यहाँ मुल्क में मौजूद है। और यहाँ पे फांसी की सज़ा देनी है आपने, और वो भी इन एब्सेंशिया, बग़ैर एक स्टेटमेंट दिए सुने हुए। जनरल मुशर्रफ कहते रहे कि मैं बड़ा बीमार हूँ, मैं आ नहीं सकता, ट्रैवल नहीं कर सकता, लेकिन मेरी स्टेटमेंट अगर यहाँ रिकॉर्ड कर ली जाए तो मैं देने को तैयार हूँ। लेकिन बुग़्ज़ इतना ज़्यादा, उस वक्त उन जज साहब ने हर टेररिस्ट को छोड़ा। 200 के करीब टेररिस्ट जिनको सज़ाए मौत हुई थी, उसमें वो आर्मी पब्लिक स्कूल के मुजरिम भी थे जिनको उन्होंने छोड़ दिया, और जनरल मुशर्रफ को सज़ाए मौत सुना दी। अब इसमें एक और जो नुक्ता है वो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनरल राहील शरीफ ने उनको निकलने का रास्ता दिया और यहाँ पे आर्मी ने बचाया, आर्मी ने उनके ऊपर मुकदमा चलने नहीं दिया। ऐसे नहीं है। आर्मी को मुकदमा चलाने पे एतराज़ नहीं था, लेकिन एतराज़ था तो एक चीज़ पे जहाँ बेईमानी की जा रही थी। जनरल मुशर्रफ का जो केस था उसमें वो लोग मौजूद थे जिन्होंने ये सारा काम किया, उनके साथ थे या बेटर्स थे। उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ मिनिस्टर थे जिन्होंने कि ये सारी चीज़ बनाई, डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। वो लॉ मिनिस्टर जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये काम करके, जनरल मुशर्रफ के हाथ से अनाउंसमेंट वगैरह करवा के फारिग हो गए, और जब हुकूमत बदली तो वो PMLN में चले गए। अब जब वो मुकदमा कर रहे हैं, जिस मुकदमे के ख़ुद वो कम्प्लिस हैं, ख़ुद मुकदमे में वो, उनके ऊपर भी मुकदमा चलना चाहिए, वो PMLN में नवाज शरीफ की गवर्नमेंट में उसके लॉ मिनिस्टर हैं और उधर से मुशर्रफ पे मुकदमा चला रहे हैं। सो अलमिया ये था कि आर्मी में एक मैसेज जाता है कि जो असल मुजरम हैं या जो उनके मुजरम के जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, उनके साथ जिन्होंने मावनत की, तावन किया, कॉम्प्लिस जो थे उनके थे, उनको आप नहीं पूछ रहे, और आप एक टारगेट कर रहे हैं क्योंकि मियाँ साहब की दुश्मनी थी, वो सिर्फ मुशर्रफ को टारगेट कर रहे हैं। तो ये वो चीज़ थी जिसके ऊपर एतराज़ था कि आर्मी में आप एक गलत मैसेज दे रहे हैं दुनिया को। होना ये चाहिए था कि अगर आपने मुकदमा चलाना ही है तो फिर जनरल मुशर्रफ और उसके साथी जितने भी थे सबके ऊपर मुकदमा आप चलाते। तो हर तरह से उनके साथ चूँकि बेइंसाफ़ी हुई और बेइंसाफ़ी का सिलसिला जारी था कि उनको फिर मुल्क से बाहर जाना पड़ा, और मुल्क से बाहर जाने के लिए अगर कोई सहूलतकारी की है या कुछ की है तो गवर्नमेंट की मावनत से की गई। गवर्नमेंट को कहा गया कि ये बीमार हैं, इनको बाहर जाने दिया जाए। और दूसरी बात ये
कि मुकदमा अगर आपने चलाना तो फिर सब पे चलाएं। और ये हमेशा डिफ़िकल्टी रही है कि यहाँ पे आर्मी को टारगेट किया जाता है, जैसे जनरल असलम बेग और जनरल असद दुरानी का किस्सा है। वो मुकदमा भुगत रहे हैं, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ जिसने उनसे पैसा लेके तो ये सारा काम किया, ये और सियासतदान जिन्होंने पैसा लिया उनमें से किसी के ऊपर मुकदमा ही नहीं, हालांकि उन सब के शवाहिद और नाम मौजूद थे उसमें। वो 8-8, 10-10 साल माशाल्लाह की हुकूमत और उनके साथ हुकूमत में वो सिविलियन रहते हैं, वो पॉलिटिशियन सारे मज़े लेते हैं और फिर उसके बाद आके फिर वो जमहूरियत का नारा लगाना शुरू कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं, जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने किया, जैसे नवाज शरीफ ने किया। ये सारे अपने वक्त में डिक्टेटर्स के साथ ही रहे और बाद में आके तो इन्होंने जमहूरियत का नारा लगा के लोगों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। अवाम ऐसे हैं कि मार्शल्लाह को बुरा कहते हैं, लेकिन मार्शल्लाह की पैदावार को सर पे बैठा लेते हैं। 3-3 इलेक्शन उनको जिता दिए। तो ये वो अलमिया है। अगर जनरल मुशर्रफ की गलती थी तो गलती उन सब की थी जो उस खेल में साथ थे, और खेल क्या था कि जी एमरजेंसी लगाई। अब इन हालात में जब आप उसका ट्रायल नहीं करते और सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन सारी बायस्ड हो जाए और वो एक ही तरफ हो, तो जनरल मुशर्रफ जो कि एक बड़ी बीमार आदमी था, उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई और चारा था कि वो मुल्क से बाहर चला जाए। लेकिन बहरसूरत वो इस मट्टी का आदमी है। मैं जो उसके बारे में जानता हूँ, मुझे 2-3 चीज़ें, एक तो वो सच्चा पाकिस्तानी था। मैंने जितनी हुब्बुल वतनी उसके अंदर देखी, वो हमारे आर्मी के अंदर तो बेशुमार लोगों में नज़र आती है, लेकिन बाहर शायद लीडर्स में मैंने ऐसी हुब्बुल वतनी नहीं देखी। सच्चा पाकिस्तानी था, पाकिस्तान के लिए सोचता था, पाकिस्तान के लिए ही रहा। दूसरी बात यह है कि जनरल मुशर्रफ बोल्ड आदमी था। मैंने बहुत सारे मौक़ों पे उसको देखा। वो बोल्ड आदमी था, दलेरी से फ़ैसला करता था, जल्दी फ़ैसला करता था, घबराता नहीं था। लिहाजा उस शख्स के अंदर ये सोचना कि वो किसी बुज़दिली की वजह से भागा या कुछ, वो भी मैं कम अज़ कम उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करता। और तीसरी चीज़ ये है कि वो सादा आदमी था, उसकी सादा लिविंग थी, पॉप एंड शो में ख्याल नहीं रखता था, ज़्यादा उस पर यकीन नहीं रखता था, और दोस्तों का दोस्त, मिलना मिलाना, खुला मजाक गपशप, कोई ऐसी उसको कोई ख़ास तकब्बर वाली बात नहीं थी उसमें कि सदर है तो लिहाजा तकब्बर है। तो इस लिहाज से एक अच्छा शख्स था जिसने मुल्क के लिए बहुत सारे अच्छे काम भी किए। आज आप देखिए कि हमारी पार्लियामेंट्स में औरतों को एक बड़ा फ़ाल किस्म का किरदार मिला हुआ है, और वो किरदार पहले नहीं था। ये जनरल मुशर्रफ ने इंट्रोड्यूस की थी चीज़। तो बहरसूरत अब अगर एक शख्स टर्मिनल इलनेस है उसकी, लगता है कि कुछ अरसे में बेचारा शायद दुनिया में ना रहे, लेकिन उसके बहुत सारे अच्छे किए हुए काम मौजूद हैं, तो एक अच्छे पाकिस्तानी, सच्चे पाकिस्तानी होने के नाते उसका हक़ बनता है कि वो पाकिस्तान आए और यहाँ की सरज़मीन में अपने आखिरी दिन गुजारे। मैं दुआगो हूँ कि रब्बुल आलमीन जनरल मुशर्रफ को सेहत दे, बावजूद इसके कि उनकी फ़ैमिली कहती है कि ये मर्ज़ लाइलाज है। अल्लाह ताला की कुदरत के सामने तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, इसलिए दुआ करने में क्या हर्ज है। दुआ किसी के लिए भी कर लेनी चाहिए, हो सकता है, और क्या पता है कि रब्बुल आलमीन किसकी दुआ सुन ले। लिहाजा हम तो यही दुआ करेंगे कि एक तो वो पाकिस्तान में आएँ खैरियत से, और दूसरे अल्लाह ताला उन्हें शफ़ाए कामिला अता फ़रमाए अपनी रहमत से। और इसके साथ साथ मेरी दुआ बाकी सब पाकिस्तानियों के लिए भी है कि रब्बुल आलमीन हम सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।